So we will start with the last topic of this chapter. अभी इस चैप्टर के आखिरी के दो टॉपिक बाकी है. इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन तक कंप्लीट किया और अभी आखिरी लास्ट टू टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है कोनिकल पेंडुलम. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इस चैप्टर का नाम ही था मोशन इन अ प्लेन, लेकिन इस चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी देखना था और मोशन इन अ प्लेन दोनों ही टॉपिक कवर करने थे. मोशन इन अ प्लेन में इन टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोशन यू विल स्टडी. एक था प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एज यू रिमेंबर जब एक प्रोजेक्टाइल मूव होता है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होता है. तो जब पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो मतलब वो 2D मोशन है, मतलब वो मोशन इन अ प्लेन है. तो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2D मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2 डायमेंशनल मोशन का पहला केस था. दूसरा केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और तीसरा केस होगा कोनिकल पेंडुलम. तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फर्स्ट. तो विल स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूसीएम भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब ये यूसीएम होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? कांस्टेंट, सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म. आप भी स्कूल में थे तब आप सेम ड्रेस कोड पहन के जाते थे, उसको बोलते थे यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म मतलब व्हेन समथिंग इज सेम एवरीवेयर इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं. याद रखना मैंने बोला कांस्टेंट स्पीड. सो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बहुत सिंपल सा केस है. हमारे पास है एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट जो एक सर्कल के अलोंग रिवॉल्व हो रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड. तो वी हैव अ पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड. वो कहीं पे भी हो उसका स्पीड कांस्टेंट है, इसको बोलते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो पहले हम लोग डिफाइन कर देंगे द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a particle, the motion of an object or a particle along the circumference of circle, along the circumference of circle with constant speed, speed constant है, speed constant है, velocity नहीं, with constant speed is known as uniform circular motion, UCM. वेलोसिटी कांस्टेंट लिखना ही नहीं. यस यू उठो, आ गया हो. यस. तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट में डिफरेंस होता है. जब आप बोलते हो स्पीड कांस्टेंट है मतलब ये पार्टिकल कहीं पे भी होगा उसका स्पीड का वैल्यू सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और इस टाइप के केस में होता ऐसा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज टेंजेंशियल. अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट है. पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो डायरेक्शन वेलोसिटी इज टेंजेंट. पार्टिकल यहाँ आ गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इज टेंजेंट, राइट. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है. इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिफाइनिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डेफिनेशन है उसमें कांस्टेंट स्पीड ही लिखना होता है. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड. क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. रिमेंबर वेक्टर हैज 2 थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेक्टर में चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेक्टर में चेंज होता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी इज चेंजिंग. और अगर आपको याद होगा इसी चैप्टर में हमने जब इफ यू रिमेंबर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ये सब कवर किया था, उसके इमीडिएटली बाद एक छोटा सा टॉपिक था पॉसिबल वेज टू चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. याद आ रहा है? वेलोसिटी आप कौन से तरीके से चेंज कर सकते हो. तो नंबर 1
हमने ऐसा लिखा था व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। वो टेबल बना के दिया मैंने नोट्स में। पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 1, वेलोसिटी को चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं? तो वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आप वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो, राइट, तो वेलोसिटी में चेंज होगा। नंबर 2, बाय चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड, एंड नंबर 3 बाय चेंजिंग बोथ। तो उसमें हमने देखा था कि जब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और क्योंकि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। सो when only direction changes, when only direction of velocity changes, acceleration is perpendicular to velocity. Acceleration is perpendicular to velocity. ओके और इस केस में, इन दिस केस एज यू कैन सी कि ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर तो है, लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स द सेंटर। सो इन दिस केस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल हो तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं। एनी एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमको आज ही डिराइव करना है, थोड़ी देर से करेंगे। पहले बेसिक बना लेंगे। तो अब तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द सर्कल, ऑफ कोर्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, तो उस मोशन को क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट मत बोल देना, क्योंकि जब तुम वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हो तो डायरेक्शन भी सेम रहता है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमने पहले ही देख के रखा है कि जब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो एक्सेलरेशन ये परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी को। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोल दिया हमने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। गुड। लेकिन तुमने और एक चीज सीख के रखी है स्कूल टाइम से, यू नो व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो कंपलसरी क्या होना चाहिए वहां पे? फोर्स। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। अब हमने बोल तो दिया कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब ये भी हो गया कि देयर इज अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने आप तो प्रोड्यूस होगा नहीं। सो टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, there must be a force. There must be a force along the center, मतलब towards the center, and this force is known as centripetal force. This force is known as, क्या बोलते हैं इसको? Is known as centripetal force. Is known as centripetal force. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अब, क्योंकि यू मस्ट नो किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हो ही नहीं सकता। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हो, फॉर एग्जांपल मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो क्योंकि मून का मोशन सर्कुलर है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स कंपल्सरी होना चाहिए? सेंट्रीपिटल। और हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है,
तो मून अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है फिर? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, है ना, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स आप बोलते हो ना सर्कुलर है ना, ऐसा करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है? सर्कुलर है, और सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। तो कहाँ से आया? इट कम्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल तुम खुद जब गाड़ी चलाते चलाते ऐसा टर्न मारते हो, गाड़ी चला रहे थे और एक टर्न आया, तो यू टुक अ टर्न, तो तुम जब गाड़ी को टर्न मार रहे थे तो तुम खुद कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे थे? सर्कुलर मोशन, पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? इट कम्स फ्रॉम फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। तो हर एक केस में जहां जहां पे सर्कुलर मोशन होता है वहां पे कौन सा फोर्स कंपलसरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल का फोर्स का कोई ना कोई सोर्स होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ये एक सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। कहाँ से आया? ये जो रस्सी मेरे हाथ में ना, स्ट्रिंग, इस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस हुआ, टेंशन, खिंचाव, टेंशन, स्ट्रेच। दैट स्ट्रेच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल तो इतना पता होना चाहिए, when you have a particle performing circular motion with constant speed, the motion is said to be uniform circular motion. अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। डायरेक्शन, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी टैंजेंट है, तो एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, सो हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ वी वांट टू सी व्हाट इज टाइम पीरियड या फिर पीरियड एंड उसके बाद कुछ और लिखा हुआ है, रेडियस वेक्टर। लिखा क्या? रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी लगभग सेम चीजें हैं। एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। तो जो पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है उसका हमको पहले पीरियड डिफाइन करना है। पीरियड का मतलब होता है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक राउंड कंप्लीट करने में उसको जितना भी टाइम लगा उसको बोलते हो टाइम पीरियड या सिंपली पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन चक्कर, ऐसा एग्जाम में लिख के मत आना, टू कंप्लीट वन चक्कर, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज नोन एज पीरियड, इज नोन एज पीरियड। और इसके आगे से मैं पीरियड को हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करने वाला हूं, ऑलवेज। याद रखो, ये पीरियड और ये टाइम पीरियड और इंस्टेंट ऑफ टाइम सेम नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये जो पार्टिकल है जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, इमेजिन इसको एक राउंड कंप्लीट करने में 4 सेकंड लग गए, तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 4 सेकेंड। और मैंने पूछा कि ये पार्टिकल 2 सेकेंड के बाद कहाँ था, तो 2 सेकेंड ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है, टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है। टाइम पीरियड मतलब उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है, वो टाइम पीरियड होता है, वो कैपिटल टी से डिनोट होता है। और एनी अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, ये जो है वो स्मॉल टी होता है। तो स्मॉल टी इज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम and capital T is strictly the time taken by the particle to complete one revolution. For example, what is time period of Earth around Sun? Happy birthday मनाते हो ना खुद का, Happy New Year, 365 days is the time period of Earth around Sun. और for example मैंने बोला कि अभी साल का 10वां ही दिन है, 10th day of year, that is some instant of time. और मैंने बोला कि अरे 365 दिन पूरे हो गए, मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड। तो ये बेसिक डिफरेंस है। टाइम पीरियड इज स्ट्रिक्टली द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अब ये टाइम पीरियड
का फॉर्मूला भी बना लेंगे. यू नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. It is distance upon time. So therefore time is distance upon speed. टाइम पीरियड को हम हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करेंगे. और टाइम पीरियड मैंने बोला इट इज अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. तो मुझे एक बात बताओ, एक राउंड में अगर रेडियस r था तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 2 पाई r. वन सर्कल दैट इज 2 पाई r सर्कमफरेंस. और स्पीड क्या था? v था. तो टाइम पीरियड इज 2 पाई r बाय v. ये बन गया एक फॉर्मूला आपका. देन वी विल डिफाइन व्हाट इज रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर क्या होता है ये समझने के लिए आपको पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये याद होना चाहिए. चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उसमें हम लोगों ने एक पोजीशन वेक्टर नाम का वेक्टर डिफाइन किया था. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ पे भी पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफरेंस. फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल इमेजिन यहाँ पे होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता उस पार्टिकल के पोजीशन तक और इसको बोल देता रेडियस वेक्टर. सो रेडियस वेक्टर is a vector which gives the position of the particle performing circular motion at any instant of time. So the vector which gives the position of particle, the vector which gives the position of particle performing circular motion at any instant of time is known as radius vector. अब इसको रेडियस वेक्टर क्यों बोला, उसका रीजन भी है. रेडियस वेक्टर को तुम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हो? ओरिजिन से. और वो कहाँ तक जाता है? टू द सर्कमफरेंस. तो अब ऐसा ही बोल सकते हो a radius drawn from the center of circle to the circumference which gives the position of the particle at any instant of time is called as radius vector. तो मैंने नोट्स में थोड़ा सा शायद अलग लिख के दिया हो तो डोंट गेट कंफ्यूज. एक ही बात है. वो जो वेक्टर है वो हमने सेंटर से ड्रॉ किया सर्कमफरेंस तक which gives the position of the particle at any instant of time. को क्या बोलते हो? रेडियस वेक्टर. राइट. तो रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर which is drawn from the center of circle to the circumference, from the center to the circumference which gives the position of the particle at any instant of time. इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं हम लोग. देन उसके बाद हमको देखना है व्हाट इज एंगुलर स्पीड. चलो एंगुलर स्पीड तो देखेंगे, पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड. डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब बेसिकली ऐसा है. बाय द वे एंगुलर स्पीड को मैं हमेशा ओमेगा से डिनोट करूंगा. स्पीड और एंगुलर स्पीड छोटा सा फर्क है. जब तुम स्पीड बोलते हो तब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा होता है. एक सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो होता है स्पीड. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड. डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए तो मीटर पर सेकेंड लिखते हो ना. फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी चला रहे हो और देखते हो अरे मेरी गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है. इसका मतलब क्या? तुम हर आवर में कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 40. तो एंगुलर स्पीड ये स्पीड लीनियर स्पीड जैसा ही होता है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि लीनियर स्पीड में तुम बोलते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम. यहाँ पे बोलते हो द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम. क्योंकि जब पार्टिकल मूव होगा, पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो रेडियस वेक्टर भी तो घूमने वाला है ना साथ में. यस नो यस यस. तो रेडियस वेक्टर ने हर एक सेकंड में कितना एंगल बनाया उसको बोलते हो एंगुलर स्पीड. द एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर स्पीड. द एंगल डिस्क्राइब्ड, द एंगल सबटेंडेड, एक ही बात है. द एंगल डिस्क्राइब्ड
by the radius vector per unit time is known as angular speed. तो जैसे लीनियर स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर स्पीड होगा एंगल अपॉन टाइम। एक सेकेंड में कितना एंगल कवर किया, बहुत सेम चीज है। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया लीनियर स्पीड, एक सेकेंड में कितना एंगल कवर किया एंगुलर स्पीड। तो यहाँ से तुमको थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी भी मिल गया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, ओमेगा टी। अब ये याद रखना है, काम में आएगा हमको आगे। अब फिलहाल हम इसको यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में टोटल एंगल कितना कवर होता है, 360, मतलब कितना, 2 पाई। और एक राउंड को लगने वाले टाइम को तुमने क्या बोला था, टाइम पीरियड। और तुमने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला भी बनाया है, क्या बनाया है याद है क्या, 2 पाई आर बाय वी। तो 2 पाई आर बाय वी, वी गया ऊपर, है ना ऊपर, यस, ये हो गया कैंसल। तो ओमेगा क्या मिल गया तुमको, v बाय आर। तो v पता है क्या हो गया, आर ओमेगा। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन क्या आएगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। वैसे अब मैं बता देता हूँ, याद रखना, वैसे 12th में बताना चाहिए था लेकिन थोड़ा जल्दी पता लग जाएगा आपको, तो अच्छी बात है। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को मतलब डिस्टेंस को s बोलते हो, और एंगुलर में थीटा बोलते हो। लीनियर में स्पीड को v से डिनोट करते हो, एंगुलर में ओमेगा से डिनोट करते हो। लीनियर में एक्सेलरेशन को तुम a से डिनोट करते हो, और एंगुलर में अल्फा से करते हो। आपको लीनियर और एंगुलर का रिलेशन चाहिए ना, बस इतना करना, आर 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 इक्वल टू बन गया एस इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, ये तो तुमको स्कूल से पता है, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो अभी हमने डिराइव किया। और एक्सेशन a इक्वल्स टू आर अल्फा। तो फॉर्मूलाज याद रखने के भी मेथड्स होते हैं, तुम अगर सिर्फ रटते बैठोगे तो नहीं याद रहेगा। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि व्हाट इज द कॉमन कनेक्शन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट था s, यहाँ पे था थीटा। लीनियर में स्पीड था v, यहाँ था ओमेगा। लीनियर में एक्सेशन था a, यहाँ था अल्फा। इन सबको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया हमारे फॉर्मूलाज, s इक्वल टू आर थीटा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, एंड a इक्वल्स टू आर अल्फा। अब इसके बाद से भूलना नहीं, ये याद रखना है आपको। गुड। तो ये जो पीरियड या फिर रेडियस वेक्टर या फिर एंगुलर स्पीड हमने डिफाइन क्यों किया, क्योंकि हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोगों को ये सारे पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू डिराइव फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लेट अस derive the formula for centripetal acceleration। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने एक पार्टिकल इमेजिन कर लिया। कंसीडर अ पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, कुछ तो करेगा ना। जैसे आप भी सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ करते हो, वैसे भी कुछ तो करेगा। क्या करेगा पता है, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये, चक्कर लगा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r। सो कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r एंड विथ कांस्टेंट स्पीड v, एंड ऑफ कोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो तुमको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है उसका भी रीजन है। जैसे तुमने 11th में एंट्री मारी, 11th में एंट्री मारते से ही मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। अब तक तुम एंगल क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुमको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया गया होगा कि जब तुम एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, और क्लॉकवाइज करते हो तो नेगेटिव होते हैं। इसके लिए यहाँ पे अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है टू स्पेसिफाई द सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि क्लॉकवाइज लोगे तो हर एंगल नेगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो हर एंगल पॉजिटिव आएगा। बराबर, सही कि नहीं। तो हमने क्या बोला, द पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इन विच डायरेक्शन,
एंटी क्लॉकवाइज, बराबर, गुड। तो कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहीं स्पेसिफाई कर देता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन along the circumference of circle with constant speed in anti-clockwise direction, गुड। तो ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि इनिशियली पार्टिकल यहाँ था P0 पोजीशन पे, सो लेट द पार्टिकल बी एट P0 इनिशियली। कुछ समय बाद, कितने टाइम के बाद, लेट अस से आफ्टर टाइम t, ये पहुंच गया आपने नए पोजीशन पे P पे और उसने एंगल बना दिया थीटा और ये बन गया रेडियस वेक्टर r बार। सो आफ्टर टाइम इंटरवल t, it reaches point P and describes an angle theta, ये एंगल थीटा है। अब अगर आपको याद होगा, हमने ना वेक्टर्स नाम के चैप्टर में दो वेक्टर्स को मर्ज करके सिंगल वेक्टर कैसे बनाते हैं वो देखा था, वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ ट्राइंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और हमने उसके इमीडिएटली बाद ये भी देखा था कि सिंगल वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, मतलब एक वेक्टर के दो टुकड़े कैसे करते हैं, एक वेक्टर को x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में स्प्लिट कैसे करते हैं। तो x और y कंपोनेंट में अगर आपको एक वेक्टर को स्प्लिट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक x एक्सिस दिखा दो, यहाँ पे एक y एक्सिस दिखा दो, और उसके बाद ये जो वेक्टर है r बार, इस r बार के इसके हेड से आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। फिर उसके बाद ये जो साइड है, ये बन जाता है x कंपोनेंट और ये वाला साइड बन जाता है y कंपोनेंट। और क्योंकि ये वाला साइड y कंपोनेंट है तो इसको पैरेलल वाला भी कौन है, y कंपोनेंट है। तो ये बन गया y कंपोनेंट ऑफ रेडियस वेक्टर, ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट। तो ये सब याद होना चाहिए, ये याद होगा तो आगे समझेगा। तो रेडियस वेक्टर r बार कैन बी रिटन एज, रेडियस वेक्टर r bar can be given as, कैसे दोगे, r bar इक्वल्स टू rx i कैप प्लस ry j कैप, क्योंकि हमने r bar के दो टुकड़े कर दिए, एक कंपोनेंट है rx, दूसरा है ry। और आपको दिख भी रहा होगा कि मैं rx प्लस ry कर सकता हूँ, क्योंकि rx जहाँ खत्म हुआ वहां से ry स्टार्ट हुआ। मतलब ये कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो गया, ट्राइंगल लॉ। और ट्राइंगल लॉ में रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होता है, टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकेंड। मतलब r बार को मैं rx बार प्लस ry बार लिख सकता हूँ, मतलब r बार को मैं rx i कैप प्लस ry j कैप भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया रेडियस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, बराबर। अब इफ यू सी, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज करता हूँ, साइन थीटा, जस्ट अ मिनट। So now if I use sin theta, what is sin theta from this diagram? Sin theta equals to, what is sin theta? Opposite side upon hypotenuse. तो ये क्या हो जाएगा, ry by r, and what will be cos theta? rx by r. So therefore you have ry equals to r sin theta and rx equals to r cos theta. ये rx और ये ry इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, भूलो मत हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पहले तुमको वेलोसिटी फाइंड करने आनी चाहिए। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, डेरिवेटिव होता है पोजीशन का। अगर याद होगा तो ये चैप्टर में स्टार्ट ही वहां से किया था।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो पहले पोजीशन वेक्टर तो तुमको फाइंड करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर मिलने के बाद उसका डेरिवेटिव होगा, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का और एक डेरिवेटिव लोगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो कहाँ पे जाना है ये पता होना चाहिए, तो रास्ते बन जाते हैं, और थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो बेसिक आइडिया ये है कि पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हमने बोला कि एक तेरा रेडियस वेक्टर आर बार है। अभी देख तेरे वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कौन से हैं, आर एक्स और आर वाई। मतलब आर बार विच इज पोजिशन वेक्टर इज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। सीधा बैठो, सीधा बैठो। ऐसे मुझे लगने लगा है आई एम द ओनली यंग पर्सन इन दिस क्लासरूम, विच शुड बी द अदर वे अराउंड, आई शुड फील आई एम द ओल्डेस्ट हियर। ठीक है, गुड, बूस्टेड अप। मोबाइल फोन रात में लेट तक देखना बंद कर दो। अभी नहीं समझ में आ रहा, तुमको 4-5 साल बाद समझेगा, तुम्हारी जो हेल्थ सिचुएशन है ना। गए 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 गए, गुड। आजकल तो कंपनी वाले जॉब एडवर्टाइजमेंट में तुमने देखा नहीं होगा शायद, जॉब एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं हेल्थ चंगी चाहिए, चंगी हट्टी कट्टी। यू शुड नॉट हैव एनी इमोशनल बैकलॉग्स ऑल्सो। मतलब घर में झगड़े चल रहे हैं प्रॉपर्टी के, घर पे बैठो फिर ये सब लिख के देते हो आजकल, तो तुम कहाँ जॉब मिलेगा तुमको। तो थोड़ा लाइफ में मोटिवेशन जरूरी होता है ना। गुड, चलो यहाँ ध्यान दो, पे अटेंशन हियर। हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन हम लोग वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन पहले वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसलिए पहले पोजीशन वेक्टर बनाया आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, और आर एक्स है आर कॉस थीटा और आर वाई है आर साइन थीटा। देयरफॉर यू हैव आर बार इक्वल्स टू आर एक्स इज आर कॉस थीटा आई कैप और आर वाई इज आर साइन थीटा जे कैप। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, यस। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जो थीटा है, थीटा उसके जगह पे पहले तुमको पता है क्या लिखना पड़ेगा, मैंने लिख के दिया था यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिखा था क्या ये, यस। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिखना पड़ेगा, उसका रीजन बताता हूँ क्यों। सपोज मैं डायरेक्टली वेलोसिटी फाइंड करता हूँ, सो वेलोसिटी इज गिवन बाय velocity of the particle performing circular motion is given by v bar equals to dr bar by dt। बराबर, मतलब तुम r बार का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड व्हाट इज r बार, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। लेकिन ये तुम डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे टाइम है ही नहीं, मतलब ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। तो डेरिवेटिव आ गया जीरो, डेरिवेटिव जीरो आने का मतलब पता है क्या होता है, पार्टिकल मूव ही नहीं हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गया। लेकिन ऐसा था क्या, पार्टिकल तो मूव हो रहा है ना। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा की जगह पे पता है क्या लिखते हैं, पता है क्या लिखते हैं, ओमेगा टी। क्या लिखते हैं, हाँ, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ऐसा लिखा जाता है। अब जब तुम डेरिवेटिव लोगे तो अब ये कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम आ गया, ओमेगा टी आ गया, यहाँ पे भी ओमेगा टी आ गया। गुड। फिर हमने डेरिवेटिव सीखे हैं। हमने डेरिवेटिव्स में क्या सीखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव में, कि जब आपको दो टर्म्स का डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लेते हो, पहले टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। तो जो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है वो हमको यहाँ काम में आने वाला है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, पहले टर्म का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप का डेरिवेटिव, प्लस किसका डेरिवेटिव, आर साइन ओमेगा टी जे कैप का डेरिवेटिव। अब एक बात बताओ, ये पार्टिकल कहीं पे भी हो इस पूरे सर्कल पे, उसकी रेडियस की वैल्यू, मैं रेडियस वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, रेडियस वेक्टर के पास डायरेक्शन है, तो पार्टिकल अगर पी पॉइंट से नए पॉइंट पे चला जाए तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज होगी, क्योंकि पहले रेडियस वेक्टर यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे। डायरेक्शन तो चेंज हुआ, हाँ हुआ,
लेकिन रेडियस का मैग्नीट्यूड मतलब रेडियस का वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं, मतलब रेडियस का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और आपको याद है कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर रखते हैं, तो वी बार इक्वल्स टू आर आ गया बाहर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर बाहर डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी जे कैप। गुड। फिर तुमको ये भी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था? याद है क्या? माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और तुमको ये भी याद होना चाहिए कि साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था? ये था, अगर याद होगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये x ये डमी वेरिएबल होता है। डमी वेरिएबल मतलब ये कि तुम x लिख दो या t लिख दो, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो तुम यहाँ पे t लिख सकते हो, यहाँ भी t लिख सकते हो, यहाँ भी t लिख सकते हो, यहाँ भी t लिख सकते हो, यहाँ पे भी तुम t लिख सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ f ऑफ t डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम वैसा ही कर सकते हो, x के जगह पे t लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू कॉस ऑफ f ऑफ t डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब ये होता है कि जो तुमको डेरिवेटिव चाहिए, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको कॉस ओमेगा t का डेरिवेटिव चाहिए था, तो चाहिए था कि नहीं चाहिए था? यस, बराबर। तो वो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो व्हाट इज एफ ऑफ टी? ओमेगा टी। तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट आ गया बाहर, क्या आ गया? बाहर। अंदर क्या बचा? टी। तो डी टी बाई डी टी क्या हो गया? कैंसल। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू, तो ओमेगा ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। नहीं होता है ऐसा, ये एंगल है, वो ओमेगा अलग से है, अलग से, इसलिए इसको पहले आगे लिख देता हूं मैं, नहीं तो कर दिए ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये ऐसा आएगा, ऐसा, हाँ, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, नहीं तो ओमेगा स्क्वायर कर दिए, हो गया खत्म। नया मैथमेटिक्स आ गया, गलत मैथमेटिक्स, नॉट नया। गुड। देन सिमिलरली कॉस का जैसे तुमने डेरिवेटिव लिया वैसे ही किसका लोगे? साइन का। साइन का डेरिवेटिव मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव। तो बताओ, तो अभी जल्दी बताओ क्या आएगा? ये कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ, और वो क्या आया? सिर्फ ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे यहाँ पे। therefore v bar equals to r। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी? जरा देखो क्या है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और साथ में जो आई कैप था ना उसको भूलना मत, उसको छोड़ मत देना, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर, राइट हैंड साइड पे स्केलर, गलत हो गया। तो उसको भी बेचारे को साथ में रखो। वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरे को बस साथ में लेके चलो, मैं डायरेक्शन हूँ, मैं बताऊंगा कि कहाँ जाना है। गुड। तो देन आर बाहर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हो जाएगा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये मिल गया आपको वेलोसिटी। अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज, what is acceleration? It is derivative of velocity with time. Good. इसके लिए चैप्टर नंबर 2 में मैं बोल रहा था, अच्छे से समझ लो कैलकुलस, आगे फिजिक्स में कैलकुलस के बिना नहीं चलता है, तो पता होना चाहिए। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब पोजीशन चेंज हो रहा है विद टाइम तो पार्टिकल की पास वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद टाइम मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। सिंपल सी बात है। तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी it is minus r omega sin omega t I cap plus r omega
कॉस ओमेगा टी जे कैप। फिर वही सिंपल सा रूल, पहले टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस आर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ आर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये आर और ओमेगा कांस्टेंट थे, कांस्टेंट डेरिवेटिव के आ जाएंगे बाहर, कांस्टेंट डेरिवेटिव के आ जाएंगे बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी जे कैप। पहले पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि लेंदी है, बट 4-5 महीने में यू विल बिकम एक्सपर्ट ऑन दिस, क्योंकि मैथ्स में भी तुम्हारा डेरिवेटिव जब चालू हो जाएगा ना तो तुमको ये एकदम सिंपल लगेगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत लेंदी है, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। गुड। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी? अभी देखा था ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ये खुद ओमेगा कॉस ओमेगा टी है और बाहर एक ओमेगा है, तो क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। देखो ये माइनस आर ओमेगा था और ये खुद क्या था? ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा बाहर और कॉस का डेरिवेटिव था माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी और साथ में कौन है? जे कैप। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब एक काम करते हैं, इसमें से ना माइनस और ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। वैसे आर भी निकल सकता है कॉमन, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा हूँ फॉर अ रीजन, बताता हूँ क्या। ये हो गया आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, माइनस साइन बाहर गया तो प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। आपको पता है ये ब्रैकेट के अंदर जो है यही तो आर बार है, यही तो हमारा आर बार था। कहाँ गया हमारा आर बार? कहाँ गया? देखो ये आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, ये आ गया एक्सेलरेशन। और अभी इसको सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। इफ यू रिमेंबर, हमने आर वेक्टर को सेंटर से सरकमफरेंस तक जाता है ऐसा बोला था कि नहीं? सेंटर से कहाँ जाता है? सरकमफरेंस। सेंटर से कहाँ जाता है? सरकमफरेंस। तो मुझे बताओ सरकमफरेंस से सेंटर में आने वाला वेक्टर माइनस आर बार होगा कि नहीं? सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हुआ ना, बराबर, करेक्ट। तो तुमने आर बार को डिफाइन किया था सेंटर से सरकमफरेंस तक, और जब तुमने पूरा डेरिवेशन किया तो यहाँ पे माइनस आर बार आया। क्या आया? माइनस आर बार। मतलब ये वेक्टर जो है ये उल्टा है सरकमफरेंस से सेंटर की तरफ। तो सरकमफरेंस से सेंटर की तरफ जो भी वेक्टर जाता है उसको क्या बोलते हो? सेंट्रीपिटल। तो ये एक्सेलरेशन भी क्या बन गया? सेंट्रीपिटल। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर मुझे स्केलर फॉर्म में लिखना है, स्केलर फॉर्म में लिखना मतलब वेक्टर में नहीं लिखना, वेक्टर नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, तो उस केस में सिर्फ इतना करना पड़ता है, वेक्टर हटा दो, माइनस साइन भूल जाओ, मतलब मॉड ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर ये हो गया उसका स्केलर फॉर्म। सिर्फ ये एक फॉर्मूला है क्या? ऐसा भी नहीं है, बट डू यू रिमेंबर V इक्वल्स टू आर ओमेगा? आज ही सीखा था कि नहीं? हाँ, तो व्हाट इज ओमेगा? V बाय आर, V बाय आर। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देयरफॉर A इक्वल्स टू, ये ओमेगा स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे? V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और साथ में कौन है? आर है, तो एक आर हो गया कैंसल। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, V स्क्वायर बाय आर, V स्क्वायर बाय आर। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको, ओमेगा दिया है और आर दिया है तो ये यूज करो, V और आर दिया तो ये यूज करो। और एक भी बनता है, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये ओमेगा स्क्वायर आर है, मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? ओमेगा इंटू ओमेगा आर लिख सकते हैं ना? व्हाट इज ओमेगा इंटू आर? अभी लिखा है देखो इधर, व्हाट इज ओमेगा आर?
v, तो ये कौन बन गया v, तो a क्या हो गया ओमेगा v। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूला है, एक है ओमेगा स्क्वायर r, एक है v स्क्वायर बाय r और एक है ओमेगा v या फिर v ओमेगा। ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बराबर, पक्का पक्का। अब मैंने अभी तो बोला था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में कौन होता है, फोर्स होता है। तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के भी फॉर्मूला मिल जाएंगे हमको। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, ये इजी है, सभी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट। सिर्फ इतना पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है, एम ए होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। अभी एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तो सिर्फ इन तीनों को m से मल्टीप्लाई कर दो, तो m ओमेगा स्क्वायर r या फिर m v स्क्वायर बाय r या फिर m ओमेगा v, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के तीन फॉर्मूला, डन, खत्म। तो दिस इज सेंट्रीपिटल, सही है, पक्का। अब क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा हो गया तो अभी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सिर के ऊपर से जाएगा। तो कल हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई विल चेक इन माय रिकॉर्ड्स, तो मिल जाएगा मुझे। एक मिनट, 10 मिनट, 7, ओके। बड़बड़ करना बंद करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अभी क्योंकि हम लोगों ने जस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड सर्कुलर मोशन, तो हम लोग सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। वैसे मैं पहले स्लो बोल रहा था, फिर तुम सुन नहीं रहे थे, तो मुझे जानबूझ के आवाज बढ़ाना पड़ा, लेकिन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन यू एंड मी। तो डॉपलर इफेक्ट जैसा है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A car moves in circle at the constant speed of 50 मीटर पर सेकेंड and completes one चक्कर, मतलब one revolution in 40 seconds। तो टाइम पीरियड दिया है आपको। Determine the magnitude of acceleration of the car। तो आपको जीवन में, मतलब गिवन में गाड़ी का स्पीड दिया है, कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 40 सेकेंड। और आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है एक्सेलरेशन, क्या पूछा है एक्सेलरेशन। और क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि गाड़ी का स्पीड 50 है, जब वैल्यू बता दी, मतलब वैल्यू बता दी तो कांस्टेंट है वो। अगर कांस्टेंट नहीं होता, वैल्यू चेंज होती रहती तो पता था कैसे मैं कि 50 है कि 55 है कि 60 है कि 65 है कि 70 है। इन्होंने बोल दिया ना 50 है तो स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सीजन होता है, सेंट्रीपिटल। तो तुमको क्या पूछा गया है, सेंट्रीपिटल। क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल। तो मिस्टर येलो, आप मुझे बताओगे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं टू फाइंड आउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मिस्टर येलो बताएंगे, बाकी कोई नहीं बताएंगे। हाँ विस्कर भाई यार, गलत जवाब। वी ओमेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। बी ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। आज ही सीखा तुमने ये, ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ओमेगा इज थीटा बाई टी, ऐसा लिखा था क्या। फिर मैंने पूछा था एक चक्कर में कितना एंगल, तुमने बोला 2 पाई, और टाइम लगा कितना, कैपिटल टी। तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है ओमेगा। तो तुम्हारे पास टाइम पीरियड है, यस। तुम्हारे पास वी है, यस। और पूछा क्या है, ए है, यस। तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2 पाई वी बाई टी, 2 पाई वी बाई टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स टू 2 पाई वी बाई टी। व्हाट इज v वैल्यू दी है ना 50, एंड व्हाट इज टाइम पीरियड
40 कैंसल कैंसल, बराबर। ये भी हो गया तुम्हारा 1 एंड 2 जा, 1 एंड 2 जा। आंसर सिर्फ देख लो पाए में दिया है कि नंबर्स में है, नंबर्स में है, कोई बात नहीं। व्हाट इज 5/2? 2.5। व्हाट इज पाई वैल्यू? 3.14। तो आंसर तुम्हारा 7.5 के थोड़ा आसपास आएगा, ठीक, 7 पॉइंट, तो 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू। डन।